नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 26 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा द्वितीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों थोड़ा लेट आते हैं लेकिन ओरिजिनल प्रश्न लेकर आते हैं जो 100% एग्जाम में पूछा गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उन लड़के को विनोद, आशीष, रामहित, मीना, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया है ताकि मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए 26 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन में जूल दिया गया था और राइट आंसर यही था। एक प्रश्न आया था कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च किस मंत्रालय की योजना है। जो सार योजना है, SAAR सार योजना, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च किस मंत्रालय की योजना है। इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो ये जो है आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय का योजना है। कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए जो योजना है तो प्रधानमंत्री का कौन सा योजना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना था। आज जो है सार योजना पूछा गया है कि किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये है आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय के अधीन है। एक प्रश्न आया था कि सकल वर्धित जो मूल्य ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो क्या होता है। सकल वर्धित मूल्य जो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड वो क्या होता है। तो ये जो है अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं का जो संपूर्ण मूल्य की माप होती है ये होती है सकल वर्धित मूल्य, जैसा कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर देख पाते होंगे अगर आप पढ़े हैं तो। उसी प्रकार जीडीपी एक होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो साल भर में जो माल उत्पादन होती है तो उसे जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सा पठार अलग करता है। वहां पे 4 ऑप्शन दिया था जिसमें हिमालय, दक्कन का पठार और भी दिए होंगे 2, तो दक्कन का पठार करके आपको आना था। राइट आंसर दक्कन का पठार हो जाएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो है अलग करने का काम दक्कन का पठार करती है। वहीं एक बच्चे ने बताया था इससे पहले कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल तो नीलगिरी पहाड़िया हो जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो आपका आंसर, अगर दोनों का मिलन पूछ रहा होगा तो नीलगिरी पहाड़िया और अलग करने की बात कर रहा होगा तो दक्कन का पठार राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था कि 2020 में भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा था। पड़ोसी देशों की बात कर रहा था। वहां पे 4 पड़ोसी देशों का जो है ऑप्शन में दिया गया था, जैसा कि बताया बच्चे ने। तो बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है ये अभी भी हाई है, 1252 व्यक्ति पर किलोमीटर है जो है बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे बांग्लादेश ऑप्शन में था और राइट आंसर यही करके आना था। बात करें बांग्लादेश के बारे में तो भारत की सीमा जो 7 देशों से लगती है उसमें ये सबसे अधिक लंबी सीमा वाला देश है बांग्लादेश। इसकी सीमा जो है भारत के साथ सबसे अधिक दूरी तय करता है। भारत की प्रति व्यक्ति औसत जो घनत्व है जनसंख्या का 2011 के जनगणना के अनुसार 383 व्यक्ति पर किलोमीटर है। वहीं बिहार की सबसे अधिक है और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। दोस्तों एक भी प्रश्न को आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में नहीं आया था तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि ये प्रश्न नहीं आया था, मैं उसके बारे में सर्च करूंगा। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में कौन सा गोल्फर खिलाड़ी है। दोस्तों इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो अदिति अशोक का संबंध जो है ये गोल्फ से है। ये पहले भी पूछा जा चुका है कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो आंसर होता था गोल्फ। आज इस क्वेश्चन को घुमा दिया गया और पूछा गया कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी गोल्फर है। यहाँ पे और भी गोल्फर है, जैसे जीव मिल्खा सिंह, जो मिल्खा सिंह के पुत्र हैं वो भी गोल्फर हैं। तो अदिति अशोक का नाम दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर आप सवेरे वाला PDF हमारा देखे हैं तो ये क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और ये कहाँ रखा गया है, 51 के क में रखा गया है। और ये किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। और 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आपको इतना बात ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को अच्छे से रीड करना है आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ हमारे इस चैनल से आप जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करने के लिए एक बार होम विजिट पेज पे जो है जरूर विजिट कीजिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है वस्तुतः। अब जो आने वाले शिफ्ट के लिए क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट कि आग्नेय चट्टान के जो कुछ पहले उदाहरण देख लीजिए, जैसे बेसाल्ट चट्टान होते हैं,
उसके बाद ग्रेनाइट होते हैं, ये सब जो है अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। पेट्रोलियम तथा कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? काफी खतरनाक क्वेश्चन है एसएससी का। तो ये जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम और कोयला, और इसी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। सिंपल सी बात है, जहां जीवाश्म होगा वहीं तो कोयला होगा, क्योंकि कोयला है ही क्या, पेड़ की सड़ने गलने की प्रक्रिया से तो कोयला का फॉर्मेशन होता है। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो बेसाल्ट चट्टान क्या है? एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा जरूर आपसे विश्लेषण मैं दूंगा इसका, ताकि आपको जो है हेल्प हो सके आने वाले एग्जाम में। और भी दोस्तों की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपासी मृदा कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था, गुलबर्गा का किला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गुलबर्गा का किला जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में जो भी इंपॉर्टेंट किला है सभी पूछ दिए गए एमटीएस 2022 में। बीदर का किला भी है कर्नाटक में, ये भी आ चुका। हम्पी का खंडर है कर्नाटक में, ये भी आ चुका। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों, बीदर का किला, हम्पी का खंडर और गुलबर्गा का किला जो है कर्नाटक में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 1931 में निम्न में से किसको फांसी नहीं दिया गया था? इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी को फांसी नहीं दिया गया था, इनकी हत्या किया गया था। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। कब? 30 जनवरी 1948 को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ये स्वतंत्र भारत में जो है जीवित रहे, उसके कुछ दिन के बाद जो है इनकी हत्या हो गई थी। एक प्रश्न आया था कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों शोभना नारायण का संबंध मैं पहले बता चुका हूं, ये कथक नृत्य से है। कथक नृत्य उत्तर भारत का ये प्रमुख नृत्य है। सोनल मानसिंह और संयुक्ता पनिगिरी अभी तक नहीं पूछा गया है। ये जो है ओडिसी के प्रमुख नृत्यांगना है, आपको ये ध्यान रखना है। आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर छपेगी। एक प्रश्न आया था दोस्तों फेस्टिवल से, मत्स्य त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मत्स्य त्योहार जो है ये नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। नागालैंड के अन्य त्योहार हॉर्नबिल है, इमोंग है, ओलुंग है। हॉर्नबिल जो है एक पक्षी का नाम है, जो नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक पुस्तक से फिर से आया था क्वेश्चन और रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर वीजा किसके पुस्तक है, किसका आत्मकथा है? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है वेटिंग फॉर वीजा। बात करें भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, वहीं भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है, जो लेटेस्ट फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन का। आप ध्यान रखिएगा अगर आप बीपीएससी वगैरह देने वाले हैं तो। एक प्रश्न आया था कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दिया गया था? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उपाधि दिया गया था। और लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन जो भारत 1928 में आया था, फॉर्मेशन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन को गोरों का कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय इंक्लूड नहीं थे। तो इन्हीं को विरोध करते हुए जो लाठीचार्ज का शिकार हुए थे, कौन? लाला लाजपत राय। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि महापद्म नंद किस वंश से संबंधित, मतलब किस राजवंश से संबंधित थे? तो महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक है, महापद्म नंद। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद हुए, इन्हीं को हराए थे कौन? जो चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना किए थे चाणक्य के सहायता से। बाद में यही चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने, जैसा कि आप जानते हैं। इसके ऊपर सीरियल भी है, कौन नहीं जानता। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है? आज 2 क्वेश्चन एनिशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया। तो अजात शत्रु जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके जो है अजात शत्रु गद्दी पे बैठे थे, और अजात शत्रु की हत्या करके उनका पुत्र उदयन जो है गद्दी पे बैठे थे। तो इसीलिए इस वंश को यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और हर्यक वंश के जो अंतिम शासक हुए ये हुए नागदशक। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ है राजगीर में, ये भी अजात शत्रु के समय ही हुआ था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। बौद्ध संगति 4 होते हैं, अजात शत्रु के समय, काला अशोक के समय द्वितीय वैशाली में, तृतीय अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न करंट सेक्शन से आया था कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दामोदर मौजे को दिया गया था। ये कोंकणी लेखक है दामोदर मौजे, तो इनको दिया गया था। 56वां दिया गया था नीलमणि फूकन को, और 55वां दिया गया था लीलाधर जगूरी को। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है कि भाई 57वां जो दिया गया है फूफा जी को दिया गया है, मौसा जी को दिया गया है मौजे को, और 56वां दिया गया है फूफा जी को। फूकन और मौजे से याद रखते हैं इस प्रकार, मतलब फनी वे में, तो आपको याद रहेगा। एक प्रश्न आया था
पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किसके द्वारा होता है, मिलन कहाँ होता है। हालांकि ये जो है विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक लड़का ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन अलग करता है, तो डेक्कन की पठार। और एक लड़के ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी घाट से संबंधित प्रश्न आए थे, तो मैंने अपनी तरफ से, हो सकता है कि ये प्रश्न आया हो, तो नीलगिरी पहाड़िया जो है इनके मिलन स्थल है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि दोनों में से कौन सा प्रश्न एक्चुअल में पूछा गया था। और बात करें नीलगिरी से, याद आया कि नीलगिरी बायोस्फीयर जो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 1986 में जो है इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। एक प्रश्न आया था कि रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से है। दोस्तों रुद्रमा देवी का संबंध जो है काकातीय राजवंश से है। इसके ऊपर साउथ का एक जो है मूवी बन चुका है, आप जरूर देखे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं, क्योंकि अच्छा मूवी है। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन है, तो ये रजिया सुल्तान है, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी और गुलाम वंश से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये प्रथम शासिका बनी थी भारत की रजिया सुल्ताना। एक प्रश्न आया था गुरु बिपिन सिंह जो है किस नृत्य के निर्देशन से संबंधित थे, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित थे, और गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक भी माना जाता है। जैसे मैंने कल बताया था कि सतरिया नृत्य का जनक जो है शंकर देव को माना जाता है, जो असम से संबंधित है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा एक रबी के फसल का उदाहरण है। दोस्तों रबी का फसल, खरीफ का फसल और जायद का फसल होता है। जैसा कि आप जानते हैं रबी का होता है, खरीफ का होता है और जायद फसल होता है। तो रबी का फसल कौन होता है भाई, जो ठंडी महीना में बुआई होती है और उसके बाद काटा जाता है, जैसे गेहूं, सरसों, जौ, मसूरी, इस प्रकार का जो है ये रबी फसल है। खरीफ फसल कौन होता है, जो जून जुलाई में बोए जाते हैं, जैसे धान, मक्का, ये सब क्या है, खरीफ के फसल है। और जायद फसल क्या होती है, तो वो फसल जो रबी और खरीफ के बीच का जो गैप होता है, समय में जब खेत खाली होता है उस समय जो उगाया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज इत्यादि। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे तीनों प्रकार के फसल। एक होता है नकदी फसल, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था गेहूं, चना, सरसों, जौ, मसूर, इनमें से जो भी ऑप्शन में रहा होगा रबी फसल के उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 22 से 23 क्वेश्चन प्राप्ति हो चुकी है। अगर एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं तो थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस का वीडियो आएगा उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।